हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग फॉर दिस लॉन्ग। एक्चुअली 10-12 दिन हो गए हैं मैंने यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड नहीं किया। उसका कारण ये है कि आई वॉज अ बिट बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैड सो मैनी थिंग्स ऑन माई प्लेट दैट आई कांट इवन टेल यू. माई ग्रैंड माँ ब्रोक हर फीमर एंड शी इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. आई रियली डोंट गेट एनी टाइम टू शूट द वीडियोज़ एंड जब टाइम मिलता भी है तो आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड. Second thing is the counseling thing. It took me about 4 to 5 days entirely to wrap my head around it, understand it completely and rearrange the choices very smartly. काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है ना, नीट पीजी की काउंसलिंग की आप वन गो में नहीं कर सकते हो. तो जो लोग ये सोच रहे थे कि एक दिन में हो जाएगा, 1.5 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला. एक्सटेंसिवली रिसर्च करने में आपका टाइम ज़ाया होगा. इसके अलावा मैं बोलूँगी कि रीअरेंज करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ है मेरा. तो अगर आपको जानना है कि मैंने कौन कौन सी चॉइसेस भरी हैं काउंसलिंग में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू गाइस कि मैंने कौन कौन सी चॉइसेस भरी हैं. तो एनीवेज बात करते हैं आज की वीडियो की. तो बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते ही रेडियोलॉजिस्ट की जॉब को ख़तरा हो जाएगा. तो इस चीज़ पे मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी. जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं आज के दौर में, ये आज से नहीं हो रही हैं, बहुत ज़माने पहले से ही ऐसी एडवांसमेंट्स हो रही हैं. जैसे मान लीजिए कि जैसे पैथोलॉजिस्ट का पहले काम होता था. पहले पैथोलॉजिस्ट जो सीबीसी की रिपोर्ट किसी को देते थे या मैनुअली सारा काम करते थे, मैनुअली एक एक सेल को गिन के टीएलसी डीएलसी जो भी है माइक्रोस्कोप में देख के वो रिपोर्ट्स बनाता था पैथोलॉजिस्ट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. लेकिन अभी एडवांस मशीन्स आ गई हैं जिनकी प्रिसाइजनेस ऑलमोस्ट 99% है. तो जिसकी वजह से जो मैनुअल काम है, लेबरस काम है पैथोलॉजिस्ट का, वो कम हुआ है. और उसके साथ साथ भी आप देख लीजिए, अभी जो पैथोलॉजिस्ट किसी लैब में काम कर रहे होंगे उनका सिर्फ सिग्नेचर ही एक जाता है, क्योंकि सब कुछ तो टेक्नीशियंस कर रहे होते हैं यूजिंग दोज एडवांस्ड ऑटोमेटेड मशीन्स. तो पैथोलॉजिस्ट एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक सेल को पहले रीड करेगा, देखेगा, ढूंढेगा. वो चीज़ में टाइम भी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा फटीग प्रोन है. इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी कुछ निकल नहीं रही होती. तो समझ रहे हैं आप कि अगर बल्क में किसी को इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स निकलवानी है तो एक जो इंसान अगर कोई करने बैठेगा तो वो 1 घंटे में क्या पता वो एक ही रिपोर्ट निकाल पाए. लेकिन अगर एक मशीन उसको कर रही है तो 1000 से लेके 100 तक जितनी मर्जी निकलवा लो उस मशीन से, इतना ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है. तो इसी की वजह से पैथोलॉजिस्ट का जो मैनुअल काम था वो कम हुआ है कंपैरेटिवली पहले ज़माने के मुकाबले. उसी हिसाब से जैसे आप देख लीजिए बायोकेमिस्ट्री में भी कलरीमेट्रिक मेथड पहले यूज़ हुआ करता था, जिससे रिपोर्ट्स वगैरह, सैंपल वगैरह जो होता था उसका क्वांटिटी जाना जाता था या क्वालिटेटिव कोई टेस्ट करना होता था तो वो मैनुअली टेस्ट परफॉर्म किए जाते थे. लेकिन आजकल के ज़माने में ऑटोमेटेड मशीन्स हैं और काम टेक्नीशियंस द्वारा किए जाते हैं. तो कम पेमेंट करनी पड़ती है ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर वालों को, तो वो लोग टेक्नीशियंस को हायर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ डॉक्टर्स. देखिए ईसीजी स्ट्रिप में भी डायग्नोसिस वगैरह लिखा हुआ आता है कि इंसान को कौन सी अबनॉर्मेलिटी है ईसीजी की. ये बहुत देर से लिखा आ रहा है, लेकिन फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट की एक ज़रूरत होती है या फिजिशियन की ज़रूरत होती है इसको इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि कई बार जो ईसीजी की लीड होती है उसमें दिया जाता है कि अब नॉर्मल टी वेव है, लेकिन वो ईसीजी जो होता है वो नॉर्मल होता है एकदम. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ ह्यूमन ब्रेन ही इंटरप्रेट कर सकता है. मशीन्स पे निर्भर रहना इनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बिना मतलब की दवाई फिर स्टार्ट हो जाएगी, बिना मतलब की इकोकार्डियोग्राफी करानी पड़ेगी. तो इतना कोई रिस्क लेना नहीं चाहता. तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से किसी का जॉब रिस्क में आ रहा है या नहीं. इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी की, तो रोबोटिक सर्जरी कब से, ना जाने कब से आई हुई है इंडिया में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए मैनुअली उस प्रोसीजर को किया जाता है. ज़्यादातर रोबोटिक सर्जरी प्रेफर नहीं की जाती, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले बड़ी बात, उसके लिए लर्निंग का जो कर्व है वो ज़्यादा है. और सेकेंडली जो बात है कि इट्स नॉट दैट मच ऑफ ट्रस्टवर्दी एक रोबोटिक सर्जरी करवाना और एक ओपन सर्जरी करवा रहे हो. अगर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहीं से करा रहे हो किसी सर्जन से जो वहाँ पे इन सिटू प्रेजेंट होकर आप सर्जरी कर रहे हैं, तो वो चीज़ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इसीलिए रोबोटिक सर्जरी कुछ ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हो पाई इंडिया में. अब बात करते हैं कि रेडियोलॉजी की. रेडियोलॉजी को जो खतरा बोलते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि 50-50% बात सच है और 50% बात ये झूठ भी है. सबसे पहले बड़ी बात कि
जो रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं ये बल्क में नहीं आती हैं। जैसे हर एक इंसान को सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं होगी, हर एक इंसान को अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हर एक इंसान को एक बेसिक लेबॉर्ट्री टेस्ट की ज़रूरत होगी। जो आप लेबॉर्ट्री में कोई टेस्ट करवा रहे हैं, मान लीजिए आपने LFT RFT करवाए या फिर यूरिन रूटीन करवाया या फिर बेसिक अपना जो CBC करवाते हैं वो आपने करवाया एक लेबॉर्ट्री से, उससे आपको नॉन स्पेसिफिक डेटा मिलेगा, कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं मिलेगा उस चीज़ से। लेकिन रेडियोलॉजी की बात यह है कि रेडियोलॉजी में आपको स्पेसिफिक डायग्नोसिस देना होता है पेशेंट को, और इतने कोई बल्क में ऑर्डर्स नहीं होते कि हमें एक दिन में भाई 50,000 CT स्कैन करना है एक डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्रिसाइजनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका CBC का कोई रिपोर्ट आगे पीछे आ रहा है तो वो चल जाएगा, वो आप रिपीट भी करा लोगे नो डाउट। लेकिन आपको अगर एज ए रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस बनाना है किसी चीज़ का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उस स्कोर में बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडियोलॉजिस्ट की ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू किसी भी लैब टेस्ट के मुकाबले जहाँ पे मशीन्स का उपयोग हो रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किसी आदमी को हिस्टोपैथोलॉजी करवानी है अपनी, या फिर किसी इंसान को साइटोपैथोलॉजी करवानी है, या फिर आप मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप के नीचे आपको कोई ऑर्गेनिज्म देखना है, जैसे कोई मलेरियल पैरासाइट देखना है, या फिर स्टूल कल्चर में आपको अगर कोई एग वगैरह देखना है किसी हेलमिंथ का, उन सब चीज़ों में एक ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड हमेशा ही हमेशा रहेगी। उन सब चीज़ों के लिए हम एक मशीन पे, ऑटोमेटेड मशीन पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी कंजेनाइटल अनोमलीज होती हैं बॉडी में, जो सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट ही देख के उसको रूल आउट कर सकेगा। एक मशीन उसको भी बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करेगी। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट का भी बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जितना भी आपका डायग्नोसिस स्टैटिक चीज़ों से बनते हैं ना, जितने भी डायग्नोसिस आपके स्टैटिक हैं, जैसे CT स्कैन की जो फिल्म होती है ये काफ़ी स्टैटिक होती है। एक बार पेशेंट अंदर गया आपको फिल्म मिल जाएगा, तो उस चीज़ में न्यूमोकैफिलस ढूंढना या फिर ब्रेन ट्यूमर ढूंढना या इंट्राक्रेनियल हेमरेज ढूंढना, ऐसी चीज़ें ढूंढना थोड़ी पॉसिबल हो सकती हैं मशीन के द्वारा। सो माई पॉइंट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब चीज़ों में असिस्ट कर सकता है, 100% कर सकता है, क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट भी वैसा ही उसको इंटरप्रेट करेगा और एक मशीन भी उसको ऐसा ही इंटरप्रेट करेगी। अगर न्यूमोकैफिलस है तो दोनों न्यूमोकैफिलस बताएंगे उस चीज़ में। तो जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं ना, जो जहाँ पे डायनेमिक मोशन जैसा कोई इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी एड कर देगा रेडियोलॉजिस्ट को। फिर रेडियोलॉजिस्ट की जो रॉयल्टी होगी वो सिग्नेचर से जाएगी, क्योंकि सिग्नेचर के बिना दे कैन नॉट रूल आउट। आप किसी बंदे को बता रहे हो कि आपको भाई ब्रेन ट्यूमर है, आपके सिर में हैमरेज हो गया है, एन्यूरिज्म हो गया है, तो आप एक मशीन पे डिपेंड होके नहीं बता सकते। देयर इज़ अ नीड ऑफ रेडियोलॉजिस्ट फॉर श्योर, क्योंकि इतना भारी भरकम डायग्नोसिस किसी को बताना ऑन द बेसिस ऑफ ए मशीन, इट इज़ क्वाइट रिस्की एंड वेरी डिप्रेसिंग फॉर द पेशेंट। तो इतना कोई रिस्क उठाना नहीं चाहेगा, एंड रेडियोलॉजिस्ट वुड बी सेफ फ्रॉम ऑल दिस, क्योंकि एक ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत अभी भी है इस चीज़ में। दूसरी बात करते हैं कि डायनेमिक चीज़ों के बारे में। तो डायनेमिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी है। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमेशा एक रेडियोलॉजिस्ट की प्रेजेंस रहती है, क्योंकि उसे ही पता होता है कि कौन सा वाला सेगमेंट तलाशना है, कहाँ पे मुझे फाइंडिंग मिलेगी और कहाँ पे मुझे फाइंडिंग नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एक पेशेंट आया है और उसका USG फास्ट पॉजिटिव है, तो एक रेडियोलॉजिस्ट चाहिए ना, उसको पता करना है ना कि कलेक्शन है कहाँ पे, फ्लूइड कलेक्शन हुआ है या फिर कहीं ब्लड कलेक्शन हो गया है एब्डोमेन में, तो कौन से वाले सेगमेंट में है। ये सब स्टैटिक चीज़ें नहीं होती, इधर उधर घूमता रहता है सारा कुछ। अल्ट्रासोनोग्राफी का अगर आपने कभी स्क्रीन देखा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब कुछ मूव करता रहता है। जैसे अगर आपको एंटीनेटल डायग्नोसिस भी बनाने हैं, तो फीटस कहाँ पे है, फीटस की पोजीशन कहाँ पे है, फीटस के लेग्स कहाँ पे है, हेड कहाँ पे है, वो सारी चीज़ों के लिए भी एक रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड 100% आगे आने वाले ज़माने में भी पड़ेगी ही पड़ेगी,
क्योंकि वो चीज़ कोई मशीन नहीं कर सकती और टेक्नीशियन तो नहीं कर सकता ना वो सारी चीज़ें। टेक्नीशियन बेसिकली क्या ही करता है, सीटी स्कैन करने के लिए पेशेंट को अलाइन करता है, उसको पोजीशन करता है अच्छे से। लेकिन बात की जाए अगर अल्ट्रासोनोग्राफी की, तो इट इज़ 100% डिपेंडेंट अपॉन द रेडियोलॉजिस्ट। इसके अलावा मैं बात करूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्लूरल फ्लूइड है, किसी को प्लूरल एफ्यूजन है मान लीजिए, उसकी कलेक्शन है, उसको ड्रेन करना है। अब बताइए मुझे कि रेडियोलॉजिस्ट के बिना ये कैसे पॉसिबल होगा। रेडियोलॉजिस्ट अपना प्रोब लेके जाके उस बंदे के लंग फील्ड पे मारेगा, उसके थॉरेक्स को पूरा असेस करेगा, उसी के बाद ही आप सिरिंज लगा सकते हो और फ्लूइड जो भी बन रहा है वो ड्रेन कर सकते हो। तो अब मुझे बताइए कि अब कहाँ से लाएंगे ऐसी मशीन जो कि इतना ह्यूमन लाइक ब्रेन अप्लाई करेगी और ये सारे प्रोसीजर्स कैरी आउट करेगी। एंड एडिशनली मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं इनकी जॉब को कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्वमेंट 100% चाहिए ही चाहिए। आप अंधेरे में तीर कोई नहीं मार सकता, मशीन से काम नहीं हो सकता वहाँ पे। ये कोई ब्लड वर्क नहीं है, ये कोई लेबॉर्ट्री का टेस्ट नहीं है। तो ये मैंने कुछ अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन गिव इट अ लाइक एंड maybe share it to a future radiologist, and he might take away a lot from this video. So hope you are good and मिलेंगे फिर से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।